अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी जोशमल्ली आबादी और इनकी लिखी हुई नज़म अलबेली सुबह। ये एक नज़म है। सबसे पहले मैं मुसन्निफ़ की हालत ज़िंदगी बताऊंगी, फिर अलबेली सुबह की तशरीह अपने अल्फाज में बताऊंगी, फिर इसकी तशरीह बताऊंगी और सवाल जवाब और ख़ुलासा। तो आप मेरी वीडियो को पूरी देखें, अच्छी तरह देखें, स्किप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि स्किप करने से कुछ समझ में आता और कुछ नहीं समझ में आता, पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होते हैं। तो आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें और तब आपके जाकर एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप अच्छी तरह एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोशमल्ली आबादी की पैदाइश 1982 ईस्वी में हुई। जोशमल्ली आबादी की पैदाइश 1898 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1982 ईस्वी में हुआ। शब्बीर हसन खान नाम, तखल्लुस जोश और वतन मल्ली आबाद था। इनका पूरा नाम शब्बीर हसन खान था और तखल्लुस इनका जोश था और वतन कहाँ था? मल्ली आबाद था। पैदाइश लखनऊ में हुई। इल्म और अदब की रिवायत ख़ानदान में बुज़ुर्गों से चली आ रही थी। इनके परदादा नवाब फ़कीर मोहम्मद खां गोया अपने ज़माने के मारूफ रईस और शायर थे। इनके परदादा नवाब फ़कीर मोहम्मद खां गोया अपने ज़माने के मारूफ रईस भी थे और शायर थे। इब्तदाई तालीम और तरबियत के मराहल जोश ने घर ही पर तय किए। अरबी व फ़ारसी में अच्छी इस्तादाद पैदा की। इसके बाद लखनऊ, सीतापुर, आगरा और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। 1916 ईस्वी में वालिद के इंतकाल के बाद वो कोलकाता चले गए। यहीं उनकी मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर से हुई। 1916 ईस्वी में जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो वो कोलकाता चले गए और यहीं उनकी मुलाकात किससे हुई? रविन्द्रनाथ टैगोर से हुई। उनकी पुरकशिश शख्सियत और शायरी ने जोश को बहुत मुतासिर किया। उन्हीं के असर से जोश शायराना तख्लीकी नसर लिखने और शेर कहने की तरफ मायल हुए, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनकी शख्सियत बहुत अलग थी, बहुत पुरकशिश थी, तो उससे वो बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने क्या किया? शायराना तख्लीकी नसर लिखने और शेर कहने की तरफ मायल हुए। जोश के नसर के अलावा इब्तदाई शायरी में भी उनके असरात को बखूबी देखा जा सकता है। 1924 में वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के दारुल तर्जुमा में नाज़िर अदब के तौर पर मुलाजिम हो गए। यहाँ उन्होंने तकरीबन 10 साल काम किया। 1934 ईस्वी में दिल्ली आ गए, जहाँ उनके कई शेरी मजमूए शाये हुए। कलम के उन्वान से एक रिसाला भी जारी किया। इसके बाद वो पूना की एक फिल्म कंपनी में मुलाजिम हो गए। आज़ादी के बाद वो हुकूमत हिंद के रिसाले आजकल के मदीर मुकर्रर हुए और दिल्ली में सकूनत इख्तियार कर ली। 1955 ईस्वी में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा। 1956 में वो पाकिस्तान चले गए। एक अरसे तक तरक्की उर्दू बोर्ड कराची से मुंसलिक रहे और उर्दू लगत का काम करते रहे। 1956 में वो पाकिस्तान चले गए और एक अरसा तक तरक्की उर्दू बोर्ड कराची से मुंसलिक रहे, उसी में शामिल रहे और उसके लिए काम किया और उर्दू लगत का काम करते रहे। ज़िंदगी के बाकी दिन उन्होंने इस्लामाबाद में गुजारे, वहीं उनका इंतकाल हुआ। जोशमल्ली आबादी न सिर्फ जोदे वो शायर थे, बल्कि कम से कम वक्त में तवील नज़में कहने के इस्तेदाद भी रखते थे। इनका पहला मजमुआ कलाम में रूह अदब 1929 ईस्वी में शाया हुआ। इनका जो पहला मजमुआ कलाम है रूह अदब के नाम से 1929 ईस्वी में शाया हुआ। इसके बाद उनके कई मजमुए मंजर आम पर आए, जिनमें शोला शबनम, हुर्फ हकायत और सिम्बलो सलासल बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। उनका आखिरी शेरी कारनामा नामुकम्मल तवील नज़म हुर्फ आखिर है। नसर में उनका सबसे अहम कारनामा उनकी खुदनोश्त यादों की बारात है। नसर जो उन्होंने लिखा तो उसमें क्या लिखा? उन्होंने अपने बारे में लिखा, खुदनोश्त लिखा और उसका क्या नाम है? यादों की बारात है। जोश ने गज़लें और रुबाइयाँ भी कही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो नज़म के शायर हैं। इब्तिदा में उनकी नज़मों का मौजू फितरत की तस्वीर कशी था। जोश ने गज़लें भी कही हैं, रुबाइयाँ भी कही हैं,
लेकिन बुनियादी तौर पर वो जो शायर थे वो नज़म के शायर थे, और इब्तिदा में उनकी नज़मों का मौजू फितरत की तस्वीर कशी था, यानी कुदरती मनाजिर को वो लिखते थे, जिसकी वजह से उन्हें शायर फितरत कहा जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा फितरत के बारे में लिखते थे, कुदरत की खूबसूरती के बारे में लिखते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता है, शायर फितरत कहा जाता रहा। तहरीक आज़ादी के ज़ेर असर उन्होंने हुब्बे वतन के गीत गाए और सियासी मसाइल को मौजू बनाया, और अपने वलोला अंगेज़ लबो लहजे की वजह से शायर इनकलाब कहलाए। ज़बान पर जोश को गैर मामूली कुदरत हासिल थी, वो अल्फाज के जादूगर कहे जाते हैं। आइए अब उनकी लिखी हुई नज़म पढ़ते हैं। अलबेली सुबह। अलबेली का मीनिंग क्या होता है? अलबेली माने होता है अनोखी, निराली, अल्हड़। तो हम अलबेली का ख़ास माने अल्हड़पन ही ले सकते हैं, क्योंकि अल्हड़ किसे कहते हैं? जो कोई शोख चंचल लड़की होती है जो हंसी मजाक करती है तो उसे अल्हड़ कहते हैं। या बहुत खूबसूरत हवा चलती है, पेड़ खूब हिल रहा है, इधर से उधर झूम रहा, तो उसे भी अल्हड़ कहते हैं। तो यहाँ पे जो फितरत के मनाजिर पेश किए गए हैं ये बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। और अलबेली सुबह के उन्वान से जो नज़म लिखी गई है, इस नज़म में उन्होंने मौसम बहार के एक हसीन मंजर का बहुत ही दिलकश अंदाज में बयान किया गया है। और इसके शायर कौन है? जोशमली आबादी हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर कि मौसम बहार के एक हसीन मंजर का बहुत ही दिलकश अंदाज में बयान किया गया है। तो अलबेली सुबह यानी अल्हड़ सुबह कह सकते हैं, या एक अनोखी सुबह। तो नज़र झुकाए उरू से फितरत, जबी से जुल्फ़े हटा रही हैं, सहर का तारा है जलजले में, उफ़क़ की लौ थरथरा रही है। जो सुबह का वक्त है, जब सूरज निकल रहा है, तो उस वक्त ऐसा मालूम होता है कि उरू से फितरत यानी फितरत की दुल्हन, उरूस माने होता दुल्हन या कुदरती दुल्हन क्या है, अपनी जबी यानी पेशानी, चेहरा से जुल्फ़े हटा रही हैं। जब सुबह के सूरज निकल रहा और हल्की हल्की रोशनी आ रही है, तो ऐसा मालूम हो रहा है कि नज़र झुकाए उरू से फितरत यानी फितरत की जो दुल्हन है अपने पेशानी से अपने जुल्फ़े हटा रही हैं। और सहर का तारा है जलजले में, उफ़क़ की लौ थरथरा रही है। उफ़क़ आफाक के जमा है, और आफाक माने होता है ज़मीन और आसमान जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पर ऐसा मालूम होता है कि ज़मीन और आसमान मिल रहा है, तो उसे उफ़क़ कहते हैं। तो उसके लौ क्या थरथरा रही है, क्योंकि सूरज क्या है निकल रहा, रोशनी आ रही है ज़मीन पर हल्की हल्की। और सहर का तारा क्या जलजले में है, क्योंकि सुबह को जो तारा है वो डूब रहा है। जब रोशनी आ रही है ज़मीन पर सूरज की, तो सुबह का तारा भी डूब रहा है, और उफ़क़ की लौ थरथरा रही है, यानी कि हल्की हल्की रोशनी ज़मीन पे आ रही है। रविश रविश नगमाए तरब है, चमन चमन जश्न रंग बू है, तयूर शाखों पे हैं, गज़ल खां कली कली गुनगुना रही है। रविश रविश, रविश किसे कहते हैं? जो क्यारी होती है फूल पौधों की, उसके बीच के चलने के रास्ते को रविश कहते हैं। तो रविश रविश नगमाए तर है, नगमाए तरब यानी खुशी का गीत गा रही है। हर जो पौधा का जो कली है, रास्ते हैं, चमन में क्या है, सब क्या है, नगमाए तरब है, यानी खुशी के गीत गा रहे हैं। और चमन चमन जश्न रंग बू है, यानी चमन में जो फूल हैं सब खुशी में हैं, जश्न मना रहे हैं। और रंग बू यानी कि रंग फैला रहे हैं, खुशबू फैला रहे हैं। तयूर शाखों पे हैं, तयूर तायर की जमा, तायर माने होते हैं परिंदे, तो परिंदे क्या है शाख पे हैं। और गज़ल खां है, यानी खुशी में झूम रहे हैं, गज़ल गा रहे हैं। और कली कली गुनगुना रही है। सुबह का मंजर इतना खूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि कली भी क्या है गुनगुना रही है, गाने गा रही है। सितारा सुबह की रसीली, झपकती आंखों में है फसाने, निगार महताब की नशीली निगाह जादू जगा रही है। जो सुबह का सितारा है तो उसकी आंखें क्या है रसीली है, क्योंकि सुबह के सितारे क्या डूब रहा है। सूरज जब निकल रहा है, सूरज की हल्की रोशनी ज़मीन पे आ रही है, तो सुबह के सितारा क्या डूब रहा है, तो उसकी आंखें क्या हो रही हैं रसीली हो रही हैं। जब सोते वक्त डूबते वक्त जब आंखें क्या होती है बंद होती है, तो वो रसीली हो जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए सुबह के सितारे को रसीली झपकती आंखें कहा गया है। और उस झपकती आंखें में बहुत फसाने हैं, बहुत कहानी है। निगारे महताब यानी कि जो चांद है तो उसकी नशीली निगाह, क्योंकि वो डूब रहा है तो उसकी नशीली निगाह कहा गया कि वो भी क्या है जादू जगा रही है।
तयूर बज़्म सेहर के मतरिब लचकती शाखों पे गा रहे हैं, नसीम फिरदौस की सहेली गुलों को झूला झुला रही हैं। तयूर, अब मैंने बताया था आपको कि तायर, तायर परिंदे को कहते हैं, तायर की जमा तयूर है। तो जो परिंदे हैं क्या है, बज़्म सेहर यानी सुबह की महफिल में क्या है, मुतर्रिब हैं यानी गा रहे हैं, और लचकती शाखों पे गा रहे हैं। तो ये जो सुबह के महफिल में जो परिंदे सब हैं लचकती शाखों पर बैठे हैं, लचकती शाखा यानी हवा में शाखें झूल रही हैं हवा से, और उस पर बैठे हैं, वो क्या है, गाना गा रहे हैं खुशी में। और नसीम फिरदौस की सहेली, नसीम यानी सुबह की खूबसूरत ठंडी हवा को कहते हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि फिरदौस से हवा आ रही है, जन्नत की हवा आ रही है, और उसकी सहेली क्या कर रही है, गुलों को झूला झुला रही है, यानी गुल जो है, फूल जो है, तो वो क्या है, उस हवा में क्या है, झूला झूल रही है। और ऐसा मालूम हो रहा है कि सुबह की ठंडी हवा फूलों को झूला झुला रही है। कली पे बेले की किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती, नहीं ये हीरे की कील पहने कोई दुल्हन मुस्कुरा रही है। कली पे बेले की, जो बेले की कली है उस पर एक शबनम का मोती पड़ा है। शबनम आप जानते हैं जो ओस की बूंद होती है, जो रात में फूलों पत्तों पर बूंद बूंद की शक्ल में रहती है। तो जो कली के बेले पर क्या है, शबनम का एक मोती बड़ी अदा से पड़ा है, और ऐसा मालूम होता है कि कोई जो है दुल्हन क्या है, नाक में कील पहने हुई है और बड़ी अदा से वो मुस्कुरा रही है। नहीं ये हीरे की कील पहने कोई दुल्हन मुस्कुरा रही है। जो खूबसूरत सा एक शबनम का मोती बेले के, कली के बेले पड़ा है, तो ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई दुल्हन नाक में वाइट कलर का हीरे का कील पहने हुई है। सेहर को मद्दे नज़र है कितनी रियायतें चश्मे खूब फशा की, हवा बेआबा से आने वाली लहू की सुर्खी बढ़ा रही है। सेहर यानी सुबह की जो मद्दे नज़र है, कितनी रियायतें चश्मे खूब फशा की, यानी कि जो आँख है, जब सुर्ख आँखें हैं, तो सुबह की ठंडी हवा जो बड़ी रियायत दे रही है, और बड़ा अच्छा मालूम हो रहा है। जो आँखें लाल हैं उससे क्या होता है, सुबह की ठंडी हवा से बहुत ठंडक महसूस हो रही है। और हवा बेआबा से आने वाली, जो हवा बेआबा से, जो जंगल से हवा आ रही है, तो लहू की सुर्खी बढ़ा रही है का मतलब कि हमें इतना खुशी महसूस कर रही है, हमारे अंदर इतना ताजगी और फरहत दे रही है, फरहत बख्श कर रही है कि हमारा भी खून क्या है, खून की गर्दिश बढ़ गई है। और ऐसा मालूम रहा है कि लहू की सुर्खी बढ़ाई यानी हमारे खून का गर्दिश बढ़ गया है। शलू का पहने हुए गुलाबी हर एक सुबह पंखड़ी चमन में, रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का हवा में पल्लू सुखा रही है। शलूका कहते हैं छोटे कुर्ती को। तो शलूका पहने गुलाबी यानी गुलाबी रंग का जो सुबह का सूरज निकल रहा, और उसकी जो हल्की रोशनी पूरे चमन पे, पूरे बाग पे, पूरी दुनिया पे पड़ रही है, तो सब हल्का हल्का गुलाबी रंग का मालूम हो रहा है। तो ऐसा मालूम हो रहा है कि चमन की हर एक पंखड़ी क्या है, जो सुबह पंखड़ी है वो गुलाबी रंग का शलूका पहने हुई है, और उसकी जो ओढ़नी क्या है, रंगी हुई है सुर्ख रंग में, और हवा में अपनी क्या है, पल्लू सुखा रही है, अपनी आंचल हवा में सुखा रही है। वो इस तरह झूम रही है, हवा में हिल रही है कि ऐसा मालूम हो रहा है कि हवा में अपना पल्लू सुखा रही है। फलक पे इस तरह छुप रहे हैं हिलाल के गर्दिशों पे सितारे, कि जैसे कोई नई नवेली जबी से अफशा छुड़ा रही हैं। फलक पे, आसमान पे, यानी इस तरह छिप रहे हैं हिलाल के गर्दो पेश तारे। हिलाल यानी चांद के चारों तरफ तारे इस तरह से छुप रहे हैं कि जैसे ऐसे मालूम हो कोई नई नवेली दुल्हन अपने जबी से, अपने पेशानी से, जबी यानी होता पेशानी से, अफशा छुड़ा रही है। अफशा कहते हैं बुरादा होता है चमकीला सा, जो सर पे लगाया जाता है, नई नवी दुल्हन को लगाया जाता है। या चांदी सोने के जर्रात भी होते हैं, या मुकेश के बारीक कतरन जो औरतें बालों पे छिड़कती हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि सुबह के वक्त क्या है, नई नवेली दुल्हन अपना अफशा छुड़ा रही है। जो फलक पे तारे इस तरह छुप रहे हैं सूरज की रोशनी के आने से। खटक ये क्यों दिल में हो चली फिर, चटकती कलियों जरा ठहरना, हवाए गुलशन की नर्म रौ में ये कैसी आवाज आ रही है। अब यहाँ पे शायर कली से मुखातिब है, कहते हैं कि चटकती कलियों जरा ठहर जाओ, जरा रुक जाओ, अभी चटकना बंद कर दो, क्योंकि मुझे कुछ खटक हो रहा है मेरे दिल में कि हवाए गुलशन की नर्म रौ में, जो गुलशन से हवा आ रही है,
तो उसमें ये कैसी आवाज़ आ रही है, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, तो तुम चटकना बंद कर दो, मैं ये आवाज़ सुनना चाहता हूँ कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। तो ये जो अलबेली सुबह नज़म थी, ये बहुत ही खूबसूरत नज़म है और सुबह के मंज़र को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया, जो हमें पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है और पढ़ाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आपको ये नज़म पढ़कर बड़ा ही खूबसूरत अंदाज और कुदरत के जो मनाजिर हैं इसे बड़ा ही पसंद आएगा आपको पढ़ करके। आइए अब आप पढ़ते हैं लफ्ज़ और मायने। अलबेली माने होता है निराली, अनोखी, अल्हड़। उरूस यानी दुल्हन। उफ़क़ कहते हैं आसमान का किनारा, वो जगह जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं, दिखाई देते हों। जमा आफाक, आफाक की जमा उफ़क़ है। रविश कहते हैं क्यारियों के दरमियान का रास्ता। नगमाए तरब यानी खुशी का गीत। तयूर यानी तायर की जमा परिंदे। निगार यानी महबूबा। बज़्म सहर सुबह की महफिल। मतरब यानी गाने वाले। फिरदौस कहते हैं सबसे आला जन्नत। चश्म खूफशा, खूँ बहाने वाली आँख। शलूका एक किस्म का छोटा कुर्ता। सुबह यानी नाजुक हल्की। अफशा चांदी सोने के ज़र्रात या मुकेश के बारीक कतरन जो औरतें बालों पर छिड़कती हैं। नर्म योरा यानी धीमी चाल। गौर करने की बात पढ़ते हैं कि अलबेली सुबह जोश की इन नज़मों में से है जिनकी वजह से उन्हें शायर फितरत कहा गया है। इस नज़म में उन्होंने मौसम बहार की एक हसीन सुबह का मंजर बहुत ही दिलकश अंदाज में बयान किया है। इस नज़म में जोश ने अपने मुशाहिदात को मुख्तलिफ तशबीहों और इस्तारों के ज़रिए बयान किया है। अब आइए सबसे पहले इसकी तशरीह पढ़ लेते हैं। नज़म अलबेली सुबह का मरकज़ी ख्याल है। जोश ने मनाजिर फ़तरत की भी बड़ी हसीन अक्कासी की है। अलबेली सुबह भी मंजर निगारी की एक खूबसूरत मिसाल है। जोश मल्ली आबादी ने हसीन इस्तारात के ज़रिए नज़म को पेश किया है। उन्होंने अलबेली सुबह का उरूस फितरत बनाकर इसके मुनासबत से अल्फाज इस्तेमाल की हैं और एक हसीन तस्वीर और एक हसीन माहौल बनाया है। उरूस फितरत यानी फितरत की दुल्हन बनाकर उन्होंने क्या किया है, मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और एक हसीन तस्वीर और हसीन माहौल बनाया है। शायर ने सुबह का उरूस फितरत कहा। इसने फितरत के हुस्न को इंसानी हुस्न के वसीले से मुख्तलिफ सतहों पर देखने और दिखाने की कोशिश की है। जोश कहते हैं कि सुबह के वक्त सूरज निकलता है तो वो मंजर बहुत हसीन होता है। सूरज के तुलू होते ही कुदरत की हर शय बेदार हो जाती है। चरिंदे परिंदे दरिंदे शजर हजर शान खुदा में मसरूफ़ हो जाते हैं। रोशनी का फैलना, फूलों का चलना, हवा का दबे पाँव चलना, शबनम का पत्तों पर कतरों की शक्ल में चमकना, नसीम सहरी का दबे पाँव चलना, टिमटिमाते तारों का आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके डूबना और सुबह का अपने साथ खूबसूरत मनाजिर लेकर आना, इन तमाम बातों को जोश ने अपनी नज़म अलबेली सुबह में पेश किया है। जोश मली आबादी को अल्फाज के इस्तेमाल का बड़ा सलीका है। उन्होंने हसीन इस्तारों की मदद से नज़म के हुस्न में बेपनाह इजाफा कर दिया है। नज़म अलबेली सुबह के इशार की तशरीह, सियाक़ व सबाक़, दर्जे ज़ैल इशार अलबेली सुबह नज़म से लिए गए हैं जिसे जोश मली आबादी ने लिखा है। मैं पूरा नज़म आपको पढ़कर समझा चुकी हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ पढ़कर बता देती हूँ। नज़र झुकाए उरूस फितरत, जबीन से जुल्फ़े हटा रही हैं, सहर का तारा है जलजले में, उफ़क़ की लौ थरथरा रही है। जोश ने इस शेर में अलबेली सुबह के लिए उरूस फितरत का हसीन इस्तारा इस्तेमाल किया। कहते हैं कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा और कुदरत की दुल्हन अपने चेहरे से जुल्फ़ें हटा रही, यानी धीरे धीरे अंधेरा दूर हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उजाला होता जा रहा है। अंदाज़े बयां दिलकश है। सुबह के तारे के डूबने के लिए भी उफ़क़ की लौ का इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि तारे एक एक करके डूबते जा रहे हैं और सुबह के तारे की लौ भी थरथरा रही है, यानी वो भी डूबने को है। रविश रविश नगमा तरब है, चमन चमन जश्न रंगो बू से, तयूर शाखों पे है गज़ल खां, कली कली गुनगुना रही है। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बिखरी पड़ी हैं बागों में। चारों तरफ जश्न और खुशी का समा है। चारों तरफ का माहौल रंगो निखत में डूबा हुआ है। परिंदे चहचहा रहे हैं और कलियां खिल रही हैं और चारों तरफ अपनी खुशबू फैला रही हैं। सितारा सुबह की रसीली छपकती आंखों में है फसाने, निगार महताब की नशीली निगाह जादू जगा रही है। सुबह के सितारे के टिमटिमाने के लिए रसीली झपकती आंखें कहकर इसमें छुपी कहानियों का जिक्र करके
जोश ने एक नया अंदाज पैदा कर दिया। सुबह का टिमटिमाता तारा ऐसा लग रहा है जैसे इसकी आंखें झपक रही हैं, जिसमें बेशुमार अफसाने हैं। चांद की मध्यम होती रोशनी की नशीली निगाहों में भी एक जादू सा महसूस हो रहा है। तयूर बज़ में शहर के मतरिब लचकती शाखों पे गा रहे हैं। नसीम फिरदौस की सहेली गुलों को झूला झुला रही है। परिंदों को बज़्म शहर के मतरिब कहा है। कहते हैं कि सुबह के वक्त परिंदे गीत गा रहे हैं, लचकते शाखों पर इधर उधर फुदक रहे हैं। नसीम सुबह नसीम फिरदौसी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से शाखों पर लगे फूल झूला झूल रहे हैं। कली पे बेले के किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती, नहीं ये हीरे की कील पहने कोई परी मुस्कुरा रही है। शायर कहता है कि बेले की कलियों और फूलों पर पड़ा शबनम का मोतियों की तरह मालूम हो रहा है। बिल्कुल इस तरह लग रहा है जैसे किसी परी ने अपनी नाक में हीरे की कील पहन रखी हो। शायर ने खूबसूरत इस्तारों की मदद से नज़म के हुस्न में बेपनाह इजाफा किया है। शहर को मद्दे नज़र है कितनी रियायत चश्मे खूं फशा की, हवा बेआबां से आने वाली लहू में सुर्खी बढ़ा रही है। सुबह के फरत बख्श ठंडी ठंडी रोशनी आंखों को फरहत और ताजगी दे रही है। नसीम सुबह जंगलों की तरफ से होकर आ रही है और इतनी ठंडी और फरहत बख्श है कि खून की गर्दिश भी इससे तेज हो रही है। शलूका पहने हुए गुलाबी हर एक सुबह पंखड़ी चमन में रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का हवा में पल्लू सुखा रही है। जोश कहते हैं कि चमन में हर तरफ शफक की लाली फैली हुई है, यानी हल्की सुबह जो रोशनी धूप की आ रही है सूरज की, शफक की लाली फैली हुई जो हल्का लाल कलर की रोशनी है। उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा कि हर फूल की पंखड़ी गुलाबी रंग का शलूका पहने हुए है और सुबह की बदमस्त हवा में अपनी ओढ़नी का पल्लू सुखा रही है। पल्लू यानी आंचल। फलक पे इस तरह छुप रहे हैं हिलाल के गर्दो पेश तारे कि जैसे कोई नई नवेली जबी से अफशां छुड़ा रही है। आसमान पर तारे एक एक करके डूबते जा रहे हैं। चांद के चारों तरफ फैले ये तारे इस तरह डूब रहे हैं जैसे कोई नई नवेली दुल्हन अपने माथे से सुबह के वक्त अफशां छुड़ा रही हो। खटक ये क्यों दिल में हो चली फिर चटकती कलियों जरा ठहरना, हवाए गुलशन की नर्म रौ में ये किसकी आवाज़ आ रही है। शायर ने चटकती कलियों को मुखातिब करके कहा कि ऐ चटकती कलियों ज़रा रुक जाओ, अपना चटकना बंद कर दो, क्योंकि बाग में बहती हवा में एक आवाज़ आ रही है, एक सरोदल नशी सा सुनाई दे रहा है। मुझे सुन लेने दो, ये कैसी आवाज़ है और किसकी आवाज़ है। आइए मुश्किल सवाल जवाब देते हैं। सवाल नंबर 1 है कि सुबह के मंजर को शायर ने किस अंदाज में पेश किया है। तो जवाब लिखेंगे, सुबह के मंजर को शायर ने बहुत ही दिलकश अंदाज में पेश किया है। मौसम बहार की इस हसीन सुबह के हुस्न, इसके पुरकैफ माहौल, इसके दिल फरेब फ़ज़ा, इसके शहर को हसीन तशबीहात के सहारे खूबसूरत अंदाज में तारीफ़ की है कि हम शायर के शहर में असीर हो जाते हैं। बस ये समझ लिए कि जोश ने अल्फाज से मुसव्वरी का काम लिया। मुसव्वरी कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, यानी जोश ने अल्फाज से ऐसा लिखा है, अल्फाज को ऐसे सजाया है जैसे इसकी तस्वीर बन गई है और हम उसके मौसम को दिलकश नज़ारे को देख रहे हैं। सवाल 2 है, सुबह के वक्त कली के गुनगुनाने से क्या मुराद है। जवाब लिखेंगे, सुबह के वक्त नसीम शहर से कलियां खिल कर फूल बन जाती हैं। इसको जोश ने कली के गुनगुनाने से ताबीर किया है। सवाल 3 है, शबनम के मोती को हीरे की कील क्यों कहा गया है। तो जवाब लिखेंगे, जोश ने उरूस फितरत के हुस्न का बयान किया है। दुल्हन की नाक में हीरे की चमकती हुई कील होती है, चुनांचा जोश ने शबनम के मोती को हीरे की कील से तशबीह दी है। सवाल 4 है, सुबह के वक्त सुर्खी फैलने को शायर ने किस तरह बयान किया है। यहाँ पे आप समझ लें कि दुल्हन की नाक में हीरे की चमकती हुई कील होती है, यहाँ पे कील है, ठीक है। सवाल 4 है कि सुबह के वक्त सुर्खी फैलने को शायर ने किस तरह बयान किया। तो जवाब लिखेंगे, शायर ने कहा है, शहर को मद्दे नज़र है कितनी रियायत चश्मे खूं फशा की। शहर होने से पहले आसमान पर चारों तरफ शफक की लाली फैल जाती है और शफक की ये लाली जो सूरज की किरणों से निकलती है पूरे आसमान को लहू की तरह सुर्ख कर देती है। चश्मे खूं फशा मुराद खून बरसाती आंखें से है। शायर यहाँ क्या है, शायर ने कहा है, शहर होने से पहले ऐसा महसूस होता है
कि लाताद आंखों से खून टपका हुआ और इसकी सुर्खी से सेहर निकली हो। सवाल 5 है, शायर आखिरी शेर में चटकती कलियों से क्या कह रहा था? जवाब लिखेंगे, शायर आखिरी मिसरे में कलियों को हुक्म देता है कि ऐ कलियों, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ और चटकना बंद कर दो। यहाँ पर क्या है? चटकना बंद कर दो और हवाए गुलशन की नर्म रौ में आने वाली आवाज़ को सुन लेने और पहचान लेने दो। अमली सरगर्मियाँ में है कि सवाल एक है कि नज़म अलबेली सुबह का खुलासा लिखिए। तो जवाब हम लिखेंगे कि शायर ने सुबह को उरूस फितरत बनाकर पेश किया है। सुबह के सफ़ेदी को वो कह रहा है कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन ने अपनी जुल्फ़ों को चेहरे से हटा दिया है और सुबह के टिमटिमाते तारे को वो दुल्हन की अफशा बताता है चारों तरफ। यहाँ क्या है? चारों तरफ खुशबू फैली हुई है, परिंदे चहचहा रहे हैं और कलियां खिल रही हैं। नसीम सुबह की ठंडी हवाएं चल रही हैं। आसमान पर शफक की लाली फैली हुई है। तारे एक एक करके आसमान से गायब हो रहे हैं। ये आपका सबक कंप्लीट हुआ और आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। फिर अगली वीडियो में मिलूंगी। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।